Join everyone. Very good evening, everyone. So today's topic for presentation that is called collective bargaining in green HRM. कुछ टॉपिक बचे उन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे. सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे कई बार पेपर्स में यूजीसी नेट में और कमीशंस के एग्जामिनेशंस में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो बिफोर स्टार्टिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग, नाम से समझ में आ रहा है कलेक्टिवली जो बार्गेनिंग करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, इन सब चीज़ों की पहले बात कर लेते हैं. फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव, कंपोजिट और प्रोडक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है. तो पहले बेसिक हिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे. द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड वेरी लेट इन इंडिया. A trade union were found in the 20th century. The concept of collective bargaining attained significance after the 1962. The phrase collective bargaining is said to be coined by Sidney and Patrick Webb and by the Great Britain. It is made up from two words, that is a collective which means group and bargaining which means proposals and counter the proposals. So it is in a process which the representatives of a labor organization, the representatives of business organizations meet and attempt to negotiate a contract or agreement. Will specify the nature of employer union relationship. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है ये तो पता ही है. जब भी आप किसी को ऑर्गेनाइजेशंस में डिससेटिस्फैक्शन है, ग्रीवेंसेज होता है या अपनी बात को नहीं होता है, उसके अलावा भी अपनी बात को तब रखना चाहते हैं, तब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अपनी बात को ऑर्गेनाइजेशन के सामने, मैनेजमेंट के सामने अपनी बात को रखते हैं. भले लीव की बात करिए, सैलरी की बात करिए, ओवर टाइम की बात करिए, तो कोई कई कारणों की वजह से हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं. ठीक है. हिस्ट्री की बात करेंगे कि इन द ईयर 1913 द कैलिफोर्निया लेजिस्लेचर एक्सटेंडेड द 8-hour लॉ टू पीपल्स नर्सेस. ठीक है. और 1919 में फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टीवर्ड एंड नर्सेस. 1930 में द नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट एनएलआरए स्टेब्लिश. 1934 में एक्टिवली कैंपेनिंग फॉर द 8 hours पर डे. पहले 8 घंटे की बात करते थे कि एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे. 1941 में क्या हुआ, कैलिफोर्निया स्टेट नर्सेस एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड द नर्सेस कंसर्न बिफोर द लेबर बोर्ड. 1946 द कैलिफोर्निया नर्सेस एसोसिएशन बिकेम द फर्स्ट नर्स एसोसिएशन टू रिप्रेजेंट द नर्सेस. तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आया. स्टार्टिंग यूएस से हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी, ऐसे करके हल्के हल्के इंडिया की बात करेंगे तो लेट 20th सेंचुरी में कहीं ना कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आया. कलेक्टिव बार्गेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस ओवर नॉटी इश्यूज. जो भी नोटिस इश्यूज होते हैं उनको डिफरेंसेस जो भी हैं उनको रिजॉल्व करें. प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स थ्रू कलेक्टिव एक्शंस. वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए थ्रू द कलेक्टिव एक्शंस. कैरी आउट द नेगोशिएशन वॉलंटरी विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी. मतलब डायरेक्टली जब दो या दो से ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है तो डायरेक्टली वो अपनी बात कर रखते हैं मैनेजमेंट के सामने, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी. तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते. arrive at an amicable agreement through a process of give and take. To arrive at an agreement on wages and other conditions of the employment. कई सारे कारणों की वजह से हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं. सैलरी की बात हो गई, वेजेस की बात हो गई, वर्किंग आवर की बात हो गई, या ओवर टाइम की बात हो गई, ठीक है, या टाइम की बात हो गया, या कई किसी भी कारणों की वजह से आप लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग के तहत अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं. टू हैव पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द म्यूचुअल बेनिफिट एंड प्रोग्रेस. टू मेंटेन द एम्प्लॉय रिलेशनशिप बायलैटरली. एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के रिलेशन लगातार बना रहे, तो इसीलिए बायलैटरली दोनों लोग बैठ के अपनी बातों को सुलझाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करेंगे. कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ टू-वे ग्रुप प्रोसेस where the employers representatives and employees representatives sit together to negotiate terms of employment.
जहां पर ये टू वे ग्रुप प्रोसेस होता है। पूजा ये पीजीटी का क्लास नहीं है, यूजीसी नेट क्लास है। पीजीटी का क्लास दूसरा वाला है, उसमें देखिए हमने आपको लिंक भेजा है पीजीटी के लिए, उसमें वो वाला ज्वाइन करिए आप। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए टू वे प्रोसेस वेयर द एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेटिव्स सिट टुगेदर टू नेगोशिएट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयड। तो जो एम्प्लॉयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है वो बैठता है, और एम्प्लॉयज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो लोग दोनों लोग साथ में बैठ के अपनी बात को रखते हैं और उसको नेगोशिएट करते हैं। स्ट्रेंथ बोथ द पार्टी इन कलेक्टिव बार्गेनिंग और स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल। वॉलंटरी both parties come to the negotiation table voluntary in order to go in a particular negotiation. It is based on discussion, mutual trust and understanding. Simple है बहुत। Formal, it is a formal process in which certain employment related issues are to be regulated at the national organizations and workplace levels. Flexible, it is a flexible and continuous process, not fixed or static. कोई पत्थर का लकीर वाली बात नहीं होती, स्टैटिक नहीं होता है। समटाइम्स आपने बोला कि 100 रुपये सैलरी बढ़ा दो, वो बोला नहीं हम 80 बढ़ाएंगे, तो हो सकता है आप 90 पे अग्री हो जाओ। दैट इज कॉल्ड, इसीलिए हम इसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। इंप्रूवमेंट, इट इज अ मेथड टू इंप्रूव द एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज रिलेशन इन ऑर्डर एंड रिजॉल्व द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो दोनों लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उन कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ताकि एक जो रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से रिलेशन इंप्रूव हो, लंबे समय तक की काम साथ में दोनों लोग मिलकर करते रहें। आगे रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट डजंट डायरेक्टली डील विद द एम्प्लॉइज, इट कैरीज नेगोशिएशन विद द रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जीक्यूटिव्स ऑफ यूनियंस एंड एसोसिएशन। जैसे हमने आपको ट्रेड यूनियन बताया था, ट्रेड यूनियन में क्या है, ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स होते हैं वो कहीं कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब 100 लोगों को दिक्कत है कि 100 के 100 लोग जाके मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखने लगे। उनमें जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो भी 2 लोग या 4 लोग 10 लोग, वो ओनली दोज पर्सन विल कम फॉरवर्ड, और वो लोग अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखेंगे। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही मैनेजमेंट की तरफ से अगर 100 लोग हैं टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव में, उसमें से कुछ 10 लोग 5 लोग 2 लोग सामने आएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सामने आएगा, और जो लेबर को या एम्प्लॉयज को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सामने आएगा, और दोनों लोग बैठ के अपनी बात को समझाएंगे और नेगोशिएट करेंगे। इट इज इन अ डायनेमिक इन नेचर। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ वेरी डायनेमिक दैट गो ऑन चेंजिंग ओवर अ पीरियड एंड ग्रोज एंड एक्सपेंड द वे ऑफ अग्रीमेंट, द वे ऑफ इंप्लीमेंटेशन, द वे ऑफ डिस्कशन। लगातार इट्स टोटली बार्गेनिंग इज अ टोटली डायनेमिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि लगातार चीजें इसमें चेंज होती रहती हैं। हो सकता है तो आज आप वर्किंग आवर्स के लिए बार्गेनिंग कर रहे हो, कल आप सैलरी के लिए बार्गेन करो, परसों आप ओवर टाइम के लिए बार्गेनिंग करो, नेक्स्ट डे आप अलग चीज के लिए बार्गेनिंग करो। दैट इज कॉल्ड, इट इज इन अ डायनेमिक इन अ प्रोसेस इन नेचर। ये डायनेमिक है, गतिशील है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, और हर बार आपकी चीजें अलग होंगी। Continuous collective bargaining is a continuous and begin with the agreement, implementation of the agreement and further negotiation. Simple है। Bi-party process because the employees and employers representative negotiate directly face to face across the table. दो पार्टी आपस में बैठ के टेबल के एक साइड में एक पार्टी बैठी, एक टेबल के दूसरी साइड में पार्टी बैठी है, दोनों बैठ कर आपस में नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, समझिए कोई डाउट यहाँ पे, यहाँ तक? अब आया टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन यहां से आता है। कोई डाउट?
आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बार्गेनिंग। चार टाइप्स की होती है, कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग एंड कंपोजिट बार्गेनिंग। ठीक है, तो चार टाइप की बार्गेनिंग होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझ लीजिएगा, समझ में ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। कंजक्टिव बार्गेनिंग इज द मोस्ट कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बार्गेनिंग एंड इन्वॉल्व जीरो सम नेगोशिएशन। इन अदर वर्ड, वन साइड win and other side lose. Both parties try to maximize their respective gain and try to settle economic issues such as wages, benefit, bonus, etc. For example, union negotiate for maximum wages and the management want to yield as little as possible while getting things done through the workers. तो कुल मिलाकर इसमें क्या है, देखिए दोनों पार्टी इसमें मैक्सिमाइज देयर गेन करने की बात करती हैं। एक पार्टी इसमें जीतती है, दूसरी पार्टी इसमें हारती है। एम्प्लॉयज कह रहे हैं कि हमको 100 रुपए चाहिए, अभी सैलरी कितनी है 50, और मैनेजमेंट कह रहा है कि हम 50 रुपए से ऊपर नहीं देंगे, काम करना है करिए, नहीं करना नौकरी छोड़ के चले जाइए। तो इसमें क्या होता है, या तो दो चीजें होती हैं, या तो वो 50, या तो कहेगा कि ठीक है हम 100 रुपए दे देंगे तो एम्प्लॉय जीत जाएंगे, तो एम्प्लॉय जीतेगा और लेबर और मैनेजमेंट हार जाएगा। अगर वो बोलता हमने 100 रुपए नहीं देंगे, 50 रुपए देंगे, आपको काम करना है करिए, नहीं करना है कोई बात नहीं, तो आपको इसमें इंप्लाइज हार गए। तो कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होती है, इट इज ए जीरो सम नेगोशिएशन। इन अदर वर्ड, वन साइड विन, अदर साइड लूजेस। एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी, एंड बोथ द पार्टी ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर गेन। दोनों पार्टी कोशिश यही करती है कि ज्यादा से ज्यादा गेन मिल जाए। एक पार्टी करती है कि हम 100 से नीचे नहीं आएंगे, दूसरी पार्टी कहती है 50 से ऊपर नहीं जाएंगे, तो उसमें एक पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी हारेगी। बोथ द पार्टी ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर गेन, दे ट्राई टू सेटल द इकोनॉमिक इशू सच एज वेजेस, बेनिफिट, बोनस। समझ गए कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। सेकंड है कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव। नाम से समझ में आ रहा है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। Integrative bargaining is similar to problem solving sessions in which both the sides are trying to reach a mutually benefit alternative. दोनों पार्टी एक ऐसी स्थिति पर पहुंचना चाहती हैं और बोथ द पार्टीज, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। Both the employers and the union try to resolve the conflict to the benefit of both the party. Both sides share information about their interests and concern. They create a list of possible solutions to best meet everyone needs. इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयर ने बोला हमको 100 रुपए चाहिए, लेबर ने और एम्प्लॉइज ने बोला 100 रुपए चाहिए, कंपनी बोली 50 रुपए देंगे, एम्प्लॉय बोला 90 रुपए पे हम सेटल कर लेंगे, कंपनी बोलते हम 60 पे करेंगे। तो कहीं आके 70 रुपए पे ये 75 रुपीज पे ये अग्री हो गया। एम्प्लॉय 75 पे अग्री हो गए और एम्प्लॉयर बोला ठीक है 75 दे देंगे। तो कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग जहां पे दोनों पार्टियां जीतती हैं, एक म्यूचुअल एक परिणाम निकालने की कोशिश करती हैं, म्यूचुअल रिजल्ट निकालने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो बोथ साइड्स आर ट्राइंग टू रीच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल अल्टरनेटिव। तो वो 100 रुपए से 75 पे आ गए, वो 50 से 75 पे आ गए, 75 पे डील डन हो गई। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव और प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। क्लियर? अगला है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। A form of collective bargaining leading to productive agreement in which management offers a pay rise in exchange for alterations to employees' working practices designed to increase productivity. Productivity bargaining has been described as an agreement in which advantage of one kind or another, such as higher wages or increase the leisure, are given to workers in return for agreement on their part to accept changes in working practices or in method in organization of workers which will lead to more efficient working. देखिए इसको मतलब क्या है, इसको छोड़िए जो लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करिए। प्रोडक्टिव बार्गेनिंग होती है जब लेबर कहता है कि मेरी सैलरी 50 रुपए से 100 रुपए कर दो, एम्प्लॉयज क्या करता है, वो आपका काम 8 घंटे की जगह 16 घंटे कर देता है। आपको स्टार्टिंग में तो लगता है कि इनको 50 से 100 रुपए हमारी सैलरी हो गई, उसके साथ ही वो आपका काम भी डबल कर देता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। तो जितना, अब उन्होंने बोला 50 से 75 रुपए कर दो, सपोज दैट उसने काम क्या करा, 8 की जगह 12 घंटे कर दिया। स्टार्टिंग में तो लगता है कि आपकी सैलरी बढ़ गई, बट एक टाइम के बाद आपको लगता है कि और आपका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, आपको काम बढ़ा दिया गया, उसके बदले में आपकी सैलरी बढ़ गई। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। समझ गए? 50 रुपए सैलरी थी, 8 घंटे काम कर रहे थे, सैलरी कर दी 100 रुपए, काम कर दिया आपका 16 घंटे, तो कहीं सैलरी तो बढ़ी नहीं, सैलरी तो आपकी उतनी रही ना। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, प्रोडक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है,
क्लियर? क्लियर है ना? नेक्स्ट है कंपोजिट बार्गेनिंग। यस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हुआ कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है? Workers believe that productivity bargaining agreement increase their workload. Rationalization and introduction of new technology, tight productivity norms have added to their burden, made the life of workers somewhat uneasy. As an answer to such problems, labor has come in favor of composite bargaining. In this method, labor bargain for wages as usual, but goes a step further, demanding equity in the matter related to their work norms, employment levels, manning standard and environmental hazards, etc. देखिए, ये क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग समझ में आ गया। कंप्लीट बार्गेनिंग क्या होता है? जब वर्कर्स को लगता है कि प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग से उनका क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन होना ज्यादा शुरू हो गया, वर्कलोड उनका बढ़ गया, और उससे क्या हुआ, उनकी लाइफ थोड़ी, वर्कर्स की लाइफ समवॉट अनईजी हो गई। तो वो लोग क्या कहते हैं, चलो ठीक है, हमको ना कंजक्टिव चाहिए, ना कंपोजिट चाहिए, ना कंजक्टिव चाहिए, ना इंटीग्रेटिव चाहिए, ना प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमको चाहिए कंप्लीट बार्गेनिंग। कंप्लीट बार्गेनिंग क्या होता है? वो रूल्स रेगुलेशन पे आ जाता है, कहता है एज पर द नॉर्म्स प्रोवाइड करिए। एज पर द नॉर्म्स, एज पर द नॉर्म्स मतलब जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जितनी सैलरी डिसाइड कर दी गई, या जो प्रिवेलिंग रेट चल रहा है उस कॉलोनी में, उस एरिया में, उस सिटी में, वो उस रेट्स के अनुसार हमको सैलरी प्रोवाइड करिए। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी मान लीजिए 6 पे कमीशन के अनुसार 80,000 बन रही है, कहता है ठीक है ना, हमको 1 लाख चाहिए, ना हमको 50,000 रुपए चाहिए। जो भी एक एज पर द ग्रेड, एज पर द नॉर्म्स, एज पर द इक्विटी जो भी सैलरी बनती है वो सैलरी हमको दे दो। मतलब एज पर द रूल्स रेगुलेशन की वो बात करने लगता है कि एज पर द पे ग्रेड जितनी सैलरी बनती है उतनी सैलरी प्रोवाइड कर दो हमको, दैट्स क्वाइट ओके। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट बार्गेनिंग। अब बताइए चारों में कोई डाउट? कंजक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, कोऑपरेटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, कंपोजिट बार्गेनिंग, चारों में कोई डाउट है तो बताइए, जल्दी से बताइए। किसी को किसी प्रकार का इन चारों में बार्गेनिंग में कोई डाउट हो तो बताइए। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स मतलब कि इन्वायरमेंट के चक्कर में कोई इंपैक्ट हो रहा है आपके ऊपर। ये मतलब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स।
चलो क्लियर। अब है इशू ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कौन कौन से इश्यूज कलेक्टिव बार्गेनिंग में डिस्कस किए जाते हैं? वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन, वर्क नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन, इंसेंटिव पेमेंट, जॉब सिक्योरिटी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, वर्क टूल टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस, स्टाफ ट्रांसफर एंड प्रमोशन, कोई ग्रीवेंसेस है, डिसिप्लिनरी मैटर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, इंश्योरेंस एंड बेनिफिट, इंडियन रिकॉग्निशन, इंडियन एक्टिविटीज, मैनेजमेंट राइट। इन सब चीजों की हम लोग कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंतर्गत बात करते हैं। ये हमने पहले बता चुके हैं आपको, पीटर प्रिंसिपल और गोल्डन पैराशूट। एक बार दोबारा बता दे रहे हैं ये कॉन्सेप्ट गोल्डन पैराशूट और पीटर प्रिंसिपल क्या होता है। पीटर प्रिंसिपल इज एन ऑब्जर्वेशन दैट द टेंडेंसी इन द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्कीज सच एज that of a corporation is for every employees to rise in the hierarchy through promotion until they reach a level of respective incompetency. In other words, a front office secretary who is quite good at her job, many thus who promoted to executive assistant to the CEO, for which she is not trained or prepared for, meaning that she would be more productive for the company and likely herself if she had not been promoted. कुल मिलाकर कहने का मतलब है, एक इंसान को जब तक की प्रमोट करिए जहां तक की उसकी कॉम्पिटेंसी रहती है, अगर उससे ऊपर उसको अगर प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, इनकॉम्पिटेंसी आ जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने बताया है कि एक कोई सेक्रेटरी की जॉब कर रही थी और बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, उसको प्रमोट करके हमने क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बना दिया सीईओ को। फिर क्या हुआ, वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेंड नहीं थी, उससे क्या हुआ, उसकी कॉम्पिटेंसी कम हो गई। ठीक है, तो पीटर प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट वी शुड प्रमोट द इंडिविजुअल्स ऑन एज पर द पर्टिकुलर स्टेज। अगर उससे ऊपर किसी को प्रमोट कर दोगे तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा मैनेज कर पाए। क्लियर। अगला बताया था गोल्डन पैराशूट। A golden parachute consists of a substantial benefit given to top executive if the company is taken over by another firm and the executives are terminated as a result of the merger or takeover. Golden parachute or contract with the key executive and can be used as a type of anti-takeover measures, often collectively refers to as the poison pills. कुल मिलाकर मतलब है, अगर किसी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को नौकरी से निकालोगे, टर्मिनेट करोगे, या आपकी कंपनी किसी से मर्ज हो गई, अब कंपनी मर्ज हो गई तो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव तो एक ही रहेगा ना, दो थोड़े ना रहेंगे, या किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो एज पर द गोल्डन पैराशूट रूल ये होता है कि उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है। अगला है वेजेस एंड टाइप्स। समझ गए पीटर प्रिंसिपल और गोल्डन पैराशूट रूल? कोई डाउट किसी को? पीटर प्रिंसिपल और गोल्डन पैराशूट रूल में कोई डाउट? चलो आ गया वेजेस एंड टाइप्स। वेजेस तो पता ही, मिनिमम मजदूरी जो हम लोग देते हैं, इसके चार टाइप होते हैं, मिनिमम वेजेस, लिविंग वेजेस, मिनिमम सब्सटेंस लेवल और फेयर वेजेस। पहले मिनिमम वेजेस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द फेयर वेजेस कमेटी, मिनिमम वेजेस शुड प्रोवाइड नॉट ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटी ऑफ अ वर्कर, इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, मिनिमम वेजेस मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर एसेंशियल एमिनिटीज। तो मिनिमम वेजेस वो वेजेस होती है जो एक इंसान को उसको बेसिक एमिनिटीज के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस। क्लियर। फिर होता है लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस मीन द वेजेस दैट मे बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर द बेयर नेसेसिटीज एज वेल एज सर्टेन एमिनिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज। इट मीन्स द लेवल ऑफ वेजेस दैट मे बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर द बेयर नेसेसिटीज such amenities that are considered necessary for well-being of the employees and his family members in accordance with the social status. तो लिविंग वेजेस में क्या होता है कि उसको इतना पैसा प्रोवाइड करिए कि वो सोशल स्टेटस भी मेंटेन कर सके, जिस सोसाइटी में रह रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको पैसा प्रोवाइड करना चाहिए। तो मिनिमम वेजेस हो गया कि न्यूनतम मजदूरी प्रोवाइड करो ताकि वो बेसिक एजुकेशन ले सके, बेसिक हेल्थ प्रोवाइड कर सके, बेसिक एसेंशियल एमिनिटीज वो ले सके। बट लिविंग वेजेस की हम लोग बात करते हैं, लिविंग वेजेस मींस द वेजेस दैट मे बी सफिशिएंट, पर्याप्त होता है टू प्रोवाइड फॉर द बेयर नेसेसिटीज
एज वेल एज द सर्टेन एमिनिटीज फॉर द एम्प्लॉइज। कुछ जो बेसिक जरूरतें उसको पूरा, रोटी कपड़ा मकान पूरा कर पाए, उसके अलावा कुछ और जो एमिनिटीज होती हैं उनको भी पूरा कर पाए, इतना पैसा देना चाहिए। उसके अलावा उनके it means the level of wages that may be sufficient to provide for the bare necessities and such amenities that are considered necessary for well-being of the employees and his family members in accordance with the social status। उनके पूरी फैमिली मेंबर को इतना पैसा दे देना चाहिए ताकि वो सोशल स्टेटस भी मेंटेन कर सके, इसको बोलते हैं लिविंग वेजेस। तो मिनिमम वेजेस इज लेस देन लिविंग वेजेस, ये नोट कर लीजिएगा। लिविंग वेजेस इज ग्रेटर देन मिनिमम वेजेस, याद रखिएगा। वेयर मतलब मिनिमम, कम से कम। कहते ना हिंदी में बेयर, ताकि जरूरतें पूरी कर सकें। अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस शुड बी नॉट ओनली फॉर द बेयर नेसेसिटी, ताकि जरूरतों को पूरा कर सकें, कम से कम जरूरतों को पूरा कर सकें। फिर आया मिनिमम सब्सटेंस लेवल। व्हेन एम्प्लॉय गेट द रेम्युनरेशन इनफ ओनली फॉर प्रोवाइडिंग द बेयर नेसेसिटीज फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली मेंबर इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सटेंस लेवल। जब हम लोग बिल्कुल केवल उसको बेसिक एमिनिटीज, रोटी कपड़ा मकान के लिए केवल पैसा प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सटेंस लेवल। मतलब उससे नीचे अगर प्रोवाइड करेंगे तो इंसान क्या होगा, खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसको। तो व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडिंग द वेजेस दैट इज कॉल्ड एट ए मिनिमम सब्सटेंस लेवल। सब्सटेंस मतलब सर्वाइविंग, उससे नीचे अगर प्रोवाइड करेंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो केवल उतना पैसा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो केवल सर्वाइव कर पा रहा है। In this situation, the remuneration of the employees can meet only the bare requirement of for himself and his family। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा मकान, केवल वही पूरा कर पा रहा है, उसके अलावा और कोई भी नीड पूरी नहीं हो रही। फिर आया फेयर वेजेस। फेयर वेजेस समथिंग मोर देन द मिनिमम वेजेस। फेयर वेजेस इज अ मीन बिटवीन द लिविंग वेजेस एंड मिनिमम वेजेस। फेयर वेजेस जो होता है वो हमारा मिनिमम वेजेस और लिविंग वेजेस के बीच का होता है। मोर देन मिनिमम वेजेस बट लेस देन लिविंग वेजेस। while the lower limit of the fair wages must obviously be the minimum wages, the upper limit is the capacity of the industry to pay fair wages compared to reasonable with the average payment of similar tasks in other trade occupation requiring for same amount of ability। तो कुल मिलाकर यहां पर हम लोग बात करते हैं, पहले वाले में हमने क्या बात किया, पहले वाले में क्या कि wages should be provide only for the bare necessities of the worker, it should also provide for the maintenance of efficiency of the worker। वहां पे मेंटेनेंस और एफिशिएंसी की बात भी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, हेल्थ की बात भी कर रहे हैं कि एजुकेशन के लिए पैसा प्रोवाइड करिए, हेल्थ के लिए प्रोवाइड करिए, बट यहां पर केवल रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, ठीक है। फेयर वेजेस में क्या हो गया कि आपको मिनिमम वेजेस से ज्यादा, लिविंग वेजेस से कम, और उसके अलावा दूसरा क्या है, आप कितना पैसा प्रोवाइड करिए ताकि जो रेट इसी काम के लिए दूसरी जगह चल रहा है, होता है प्रिवेलिंग रेट, जो कहते हैं प्रिवेलिंग रेट। सपोज दैट अगर एक टीचर को पढ़ाने के लिए 7th क्लास या 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं 20,000 रुपए मिल रहे तो आप भी 20,000 प्रोवाइड करिए। तो सेम ऑक्यूपेशंस में, सेम ट्रेड में, सेम व्यापार में जितने पैसे और दूसरी जगह मिल रहे हैं उतने पैसे हमको भी प्रोवाइड करना होगा। दैट इज कॉल्ड फेयर वेजेस। क्लियर? तो फेयर वेजेस इज अ समथिंग मोर देन द मिनिमम वेजेस। Fair wages is the mean between the living wages and minimum wages, while the lower limit of the fair wages must obviously be the minimum wages. The upper limit is the capacity of the industry to pay fan wages compared reasonably with the average payment of similar task। मतलब ऐसे काम कोई दूसरी जगह कर रहा है, यही सेम टास्क करके किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, तो कितना पैसा मिल रहा है उतने पैसा प्रोवाइड करिए। दैट इज कॉल्ड फेयर वेजेस। थैंक यू सो मच। ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग, पीटर प्रिंसिपल, गोल्डन पैराशूट रूल और वेजेस। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए।
अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन एचआरएम। ये बहुत छोटा टॉपिक है। ग्रीन एचआरएम, ग्रीन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है? ग्रीन एचआरएम, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। ग्रीन एचआरएम क्या होता है? आज हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द ग्रीन एचआरएम, नीड फॉर ग्रीन एचआरएम, ग्रीन फॉर प्रैक्टिसेस, एडवांटेज ऑफ ग्रीन एचआरएम, डिसएडवांटेज, कंक्लूजन। ठीक है, पहले ग्रीन एचआरएम क्या होता है? ग्रीन से समझ में आ रहा है कि हरा भरा। ग्रीन एचआरएम इज द यूज ऑफ एचआरएम पॉलिसी टू प्रमोट द सब्सटेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मोर जनरली प्रमोट द कॉजेज ऑफ द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जब हम लोग पर्यावरण की जहां पर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन। ग्रीन आपको इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशंस के संसाधनों का यूज करना है। यूजर्स नीड टू यूज द एचआरएम पॉलिसीज इन सच अ मैनर सो हम लोग प्रमोट कर सकें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है, जहां पर इन्वायरमेंट साथ में लग गया उसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन एचआरएम। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं ग्रीन एचआरएम में। ग्रीन एचआर इन्वाइज टू एसेंशियल एलिमेंट। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए एचआर पॉलिसी प्रैक्टिसेस, द प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेज कैपिटल। जो नॉलेज कैपिटल है, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो नॉलेज कैपिटल क्या, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो स्किल बेस्ड लोग हैं, उनको हम लोग प्रिजर्व करें। ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एचआर प्रैक्टिसेस हो और प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेज कैपिटल। अब है नीड फॉर जीएचआरएम, समझ गए ना? ग्रीन एचआरएम क्या? ग्रीन एचआरएम वो एचआरएम होता है जहां पर हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात करेंगे, पेपरलेस की बात करेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कैपिटल की बात करेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ द नॉलेजेबल कैपिटल की बात करेंगे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ऐसी एचआर प्रैक्टिसेस बनाएंगे ताकि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहे, ऐसे को हम लोग ग्रीन एचआर कहेंगे। नीड फॉर जीएचआरएम, रिडक्शन इन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, रिडक्शन इन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, concentrate on social and environmental factors, concentrate on social and environmental factors, a positive joint effort by everyone। सामाजिक और पर्यावरण फैक्टर्स पे हमको ज्यादा ध्यान देना है। एम्प्लॉइज आर मोर कमिटेड एंड सेटिस्फाइड। ठीक है, दुनिया का हर इंसान, एवरीवन डिजर्व ए ग्रेट वर्क प्लेस। सब इंसान यही चाहता है कि ग्रेट वर्क प्लेस मिले, वहां पर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो, लोग ज्यादा कमिटेड तरीके से काम करें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अच्छे हों, सोशल फैक्टर अच्छे हों। अब आया जीएचआरएम प्रैक्टिसेस, ग्रीन रिक्रूटमेंट, ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्रीन कंपनसेशन, ग्रीन इनिशिएटिव्स। पहला है ग्रीन रिक्रूटमेंट। ग्रीन रिक्रूटमेंट मतलब क्या है? ग्रीन रिक्रूटमेंट मीन्स ए पेपर फ्री रिक्रूटमेंट। आप ऐसा रिक्रूटमेंट करिए जहां पर पेपर का प्रयोग नहीं करिए, पेपर में नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉनिकली करिए। कैसे करिए? डिजिटली करिए। उसको बोलेंगे हम लोग ग्रीन रिक्रूटमेंट। क्या बोलेंगे? ग्रीन रिक्रूटमेंट। तो ग्रीन रिक्रूटमेंट मीन्स है पेपर फ्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस विद ए मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ताकि पर्यावरण पे कम प्रभाव पड़े। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मीडियम लाइक ईमेल, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द ग्लोबल टैलेंट पूल। मतलब और हम लोग का ईमेल मंगा लिया, व्हाट्सएप से मंगा लिया, फेसबुक से मंगा लिया, आपने किसी भी माध्यम से आपने सीवी मंगाया, किसी भी माध्यम से रिज्यूम मंगाया, बट कुल मिलाकर काम ये करना है आपको, पेपरलेस करना है ताकि इन्वायरमेंटल पे कम प्रभाव पड़े। हाँ, रिडक्शन इन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है कि ओवरऑल जो इकोलॉजिकल है उनका कम ओवरऑल इंपैक्ट कम पड़ा। इकोलॉजिकल तो पता ही नहीं हिंदी में क्या बताया इकोलॉजिकल का। ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रीन एचआरएम को ऐसा करना है तो इकोलॉजी हमारी अच्छी होगी, फुटप्रिंट्स हमारे उसके कम होंगे। इफ पॉसिबल टेलीफोन और वीडियो बेस्ड इंटरव्यू आर कंडक्टेड टू मिनिमाइज एनी ट्रेवल रिलेटेड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। कोशिश करिए इंटरव्यू भी ओवर ऑन टेलीफोन लीजिए, स्काइप पे लीजिए, ताकि अगर कोई इंसान आएगा, बाइक से आएगा, कार से आएगा, तब भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इंपैक्ट होगा। तो इफ पॉसिबल द टेलीफोन और वीडियो बेस्ड इंटरव्यू आर कंडक्टेड टू मिनिमाइज एनी ट्रेवल रिलेटेड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। ये तो हो गया ग्रीन रिक्रूटमेंट। अब आया ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ग्रीन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंसर्न एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। इट आल्सो कंसंट्रेट use of environmental responsibilities. Role of managers to achieving these goals included in appraisal, green standard for all departments such as waste reduction etc, penalty for non-compliance of the goals। तो जब हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे तो इन सब चीजों को दिमाग में रखेंगे। जो भी डिपार्टमेंट वेस्ट रिडक्शन करेगा, जहां पर बर्बादी सबसे कम होगी,
ऐसे डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा करेंगे। उन लोगों को कुछ भी इन्वायरमेंटली अपग्रेडेशन के लिए, इन्वायरमेंटल अपग्रेड करने के लिए उनको कुछ टास्क दिए जाएंगे, और जो भी इंप्लॉइज इन्वायरमेंटल को अपग्रेड करने के लिए काम करेगा उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी करी जाएगी। तो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, हम लोग उसको कुछ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे, ताकि वो और उन इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो भी इंप्लॉयज पूरा करेंगे उनको हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा देंगे। थ्रू ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज कंडक्टेड टू द एम्प्लॉयज इन ऑर्डर टू एडुकेट देम अबाउट द एनवायरमेंट। हम अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में बताने के लिए, कि आपको पानी कम बर्बाद करिए, इलेक्ट्रिसिटी कम बर्बाद करिए, वाटर पोल्यूशन मत करिए, एयर पोल्यूशन मत करिए, सॉइल पोल्यूशन मत करिए, ठीक है। तो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है वी हैव टू बी ट्रेन अवर एम्प्लॉयज टू एडुकेट देम अबाउट द एनवायरमेंट, creating environmental awareness among the workforce by conducting seminars and workshop at organizational level is also important to achieve good environmental performance। हम लोग environmental awareness क्रिएट करने के लिए हम लोग सेमिनार्स करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे, ताकि हम लोग environmental performance को अचीव कर सकें। ट्रेन द एम्प्लॉयज हाउ द एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे एनर्जी कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ट्रेन देम बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो कैसे हम लोगों को उनको ट्रेनिंग करेंगे, कैसे हम किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंटली हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकें, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को अचीव कर सकें हम लोग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आया ग्रीन कंपनसेशन, sustainability of organization environmental performance is highly dependent on the green reward management practices of the organization. To motivate managers and non-managerial employees on corporate environmental managers initiative, green reward management has significant contribution. Organizations can provide practice in two ways, such as financial and non-financial. Financial by incentive, bonus, cash reward for their good environmental performance, and non-financial reward award special recognitions, honors, prize for their good environmental performance. तो कुल मिलाकर बात यह है, जो लोग भी अच्छा काम करेंगे उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा। फाइनेंशियल रिवॉर्ड ये हो गया उनको सैलरी बढ़ा दिया, बोनस दे दिया, इंसेंटिव दे दिया, कैश रिवॉर्ड दे दिए। नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हो गए स्पेशल रिकॉग्निशन, पहचान दी जाएगी, ऑनर दिया जाएगा, प्राइज दिए जाएंगे, ताकि वो लोग इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को अपना हमेशा अपग्रेड करते रहें। अब आया ग्रीन इनिशिएटिव। Complete adoption and integration of the GHRM in business is not impossible, but require a change approach toward the existing HR policies on part both the management as well as the employees simultaneously. The major green initiative: green building, paperless office, conservative of energy, recycling the waste. तो हम लोग किस तरीके से ग्रीन HRM का बात कर सकते हैं। ग्रीन बिल्डिंग करिए, आप बिल्डअप करिए ग्रीन HRM अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। पेपरलेस ऑफिस रखिए, कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी करिए, वेस्ट जितना वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करिए। एक साइड आपने पेपर यूज कर लिया, उसको दूसरी साइड भी यूज करिए, ठीक है। पहला होगा ग्रीन बिल्डिंग। क्या होता है ग्रीन बिल्डिंग? फुलफिल सर्टेन क्राइटेरिया फॉर रिड्यूसिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर यूटिलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो यूटिलाइज होते हैं कंस्ट्रक्शन में, कोशिश करिए कम से कम यूज करिए। Green building includes some enhanced features related to the green practice such as energy efficiency, renewable energy, storm water management, ठीक है। तो ग्रीन बिल्डिंग इंक्लूड्स सम इनहांस फीचर, जैसे कि एनर्जी ऐसी बिल्डिंग्स बनाइए, ऐसा इंफ्रा क्रिएट करिए जहाँ एफिशिएंसी उसकी इंप्रूव रहे, कम से कम एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे और एनर्जी कम से कम यूज हो। रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करा जाए, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट का काम किया जाए। ग्रीन बिल्डिंग ऑल्सो serve as a platform for financial saving for organizations as their construction and energy involve low cost. That is called green building. पेपरलेस ऑफिस, आपको पता ही है कि बिना पेपर के काम करिए, पूरा काम डिजिटली करिए, ठीक है। पेपरलेस ऑफिस इज अ वर्क प्लेस वेयर द यूज ऑफ पेपर इज either restricted or eliminated by the converting important official document and other papers into automated workflow. The practice greatly reduce the consumption of paper. Cost of paper related actions including copying, printing and storing also save the time used for searching paper documents.
सीधी सी बात है, पेपर डॉक्यूमेंट्स अगर सर्च करना है आपको टाइम ज़्यादा लगता है, तो अगर आप ईमेल पे रखेंगे, मोबाइल पे रखेंगे, तो आप एक बार में उसको लिखिए, सर्च कर लीजिए। बट एक इतना बड़ा बंडल होगा, उसमें से 2 पेपर सर्च करना हो आपको, पूरा बंडल आपको सर्च आउट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम भी बचता है हमारा, और पेपर भी बचेगा। बाई रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेपर वी कैन सेव मेनी ट्री। सीधी सी बात है, अगर पेपर बचाएंगे तो हम लोग कई सारे पेड़ भी बचा सकते हैं। Conservation of energy. Conservation of energy in the office has to potential for a great environmental impact. By turning to the PCs, अगर ऑफिस से जा रहे हैं आप, पीसी अपने लैपटॉप कंप्यूटर टर्न ऑफ कर दीजिए, ट्यूबलाइट ऑफ करिए, टीवी वाइल लिविंग विल सेव अ लॉट ऑफ पावर। कंपनी स्टार्टेड टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी एंड इवन स्टार्टेड टू यूज सोलर एनर्जी। आज के लोग सोलर एनर्जी यूज करना शुरू कर दिए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑल्सो प्रमोटिंग द एक्सटेंसिव यूज ऑफ एनर्जी। स्टार रेटेड लाइट्स बल्ब होता नहीं, 5 स्टार यूज करिए, 7 स्टार यूज करिए। एक जो बल्ब होता था पहले ट्रेडिशनल, कितना इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंज्यूम होती थी, आज लोग एलईडी और एलसीडी का जमाना आ गया है। Recycling the waste, recycling in the methodology of processing used by material into new and useful product. Recycling reduce the use of raw material that would have been otherwise used to produce new products. तो recycle करिए चीजों को। This practice saves energy and reduce the amount of waste that is thrown into the dustbin, thereby making the environmental cleaner and the air fresher. Advantage of GHRM: healthy work environment, less cost, ecological balance, flexibility, rebate and tax benefit. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जो क्या करा, जो लोग भी GHRM पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको टैक्स में रिबेट दे रही है। क्लियर? फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, लेस कॉस्ट होगी, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होगा। कन्वर्जन एक्सपेंशन, जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको पेपर से डिजिटली, तो कॉस्टिंग ज्यादा इंक्लूड होती है, कॉस्टलियर होता है। लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, अगर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं डिजिटली उसको यूज नहीं कर पाएंगे। कंक्लूजन तो पता ही है कि ग्रीन एचआर स्टिल इन द इनिशियल स्टेज, भारत में अभी भी इनिशियल स्टेज पे ही है। ग्रोइंग अवेयरनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन इश्यूज हैव बीन कंपेल्ड देम टू एम्ब्रेस। तो कुल मिलाकर अभी भी हम लोग बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही है, बट अभी से हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो अगले 10 साल 20 साल 50 साल बाद हम लोग कहीं ना कहीं ग्रीन एचआरएम पे काम करना शुरू कर देंगे, एक एडवांस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ पे आएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड बाय, टेक केयर।